हेलो स्टूडेंट्स। बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम फिरोज तुगलक के बारे में चर्चा कर रहे थे और पिछली क्लास में हमने फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति के बारे में बात की थी। आज की क्लास में हम विशेष रूप से फिरोज तुगलक के जो लोक निर्माण कार्य हैं उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही हम उसके लोक कल्याणकारी कार्यों और अन्य प्रशासनिक कार्यों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तुगलक काल में स्थापत्य कला का बहुत विकास हुआ और जो सर्वाधिक विकास हुआ वो फिरोज तुगलक के शासनकाल में ही हुआ। वुलजले हिक का भी मानना है कि निर्माण कार्य की दृष्टि से फिरोज शाह तुगलक की तुलना रोमन सम्राट अगस्टस से की जा सकती है। वो ऐसा प्रथम सुल्तान था जिसने अपने निर्माण कार्य के लिए एक पृथक लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी की थी और फिरोज तुगलक की जो सभी इमारतें हैं उनमें अलंकरण के लिए कमल का प्रयोग हुआ है। इसके शासन काल में राज्य का जो मुख्य वास्तुकार था वो मलिक गाजी शाहना था और अब्दुल हक इसका सहयोगी था। फिरोज तुगलक ने अनेक प्रकार के कारीगरों को एकत्रित किया और उनके प्रत्येक समूह को एक शाहना अधिकारी के अधीन रखा गया। नगर और सार्वजनिक निर्माण कार्यों के अंतर्गत फिरोज तुगलक ने लगभग 300 नए नगरों की स्थापना की और इनमें से हिसार, फिरोज़ा, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोज़ाबाद ये प्रमुख नगर थे और इन नगरों में यमुना नदी के किनारे बसाया गया फिरोज तुगलक को विशेष रूप से प्रिय था। फिरोजपुर को आखिरिनपुर यानी अंतिम नगर भी कहा जाता है। जौनपुर नगर की जो नींव थी वो फिरोज ने अपने चचेरे भाई फखरुद्दीन जूना, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से विख्यात हुआ, की स्मृति में डाली थी। उसके शासनकाल में टोपरा और मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ लेखों को लाया गया और उन्हें दिल्ली में स्थापित किया गया। दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण फिरोज तुगलक ने करवाया और दुर्ग के अंदर जो जामा मस्जिद निर्मित है उसके सामने अशोक का टोपरा गांव से लाया गया स्तंभ गड़ा हुआ है। फिरोज तुगलक ने बहुत सारे नए भवनों का निर्माण भी करवाया और पुराने भवनों का जीर्णोद्धार करवाया। इतिहासकार जो फरिश्ता हैं उनका मानना है कि फिरोज तुगलक ने 4 मस्जिदों, 3 महलों, 200 काफिला सरायों, 5 जलाशयों, 5 अस्पतालों, 100 कब्रों, 10 स्नानागारों, 10 समाधियों और 100 पुलों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक के समय में निर्मित जो सबसे मुख्य इमारत है वो खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा है और ये मकबरा खाने जहाँ तेलंगानी के पुत्र खाने जहाँ जूना शाह द्वारा 1370 ईस्वी में दिल्ली में निर्मित करवाया गया था और यह भारत में निर्मित ऐसा प्रथम मकबरा था जो अष्टकोणीय पद्धति में बनवाया गया था और इसकी जो तुलना है वो जेरूसलम में स्थित उमर के मकबरे से की जाती है। इसके पश्चात जो भी मकबरे भारत में बने वो लगभग सभी इसी अष्टकोणीय पद्धति में बनाए गए। फिरोज तुगलक ने नई दिल्ली में अपने ज्येष्ठ पुत्र फतेह खां का मकबरा भी निर्मित करवाया जो बाद में कदम-ए-शरीफ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली में खास मस्जिद, जुमा मस्जिद, चौबुर्जी आदि मस्जिदों के बनाए जाने का उल्लेख भी हमें मिलता है। फिरोज तुगलक के काल का अंतिम मकबरा था कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा और इसे लाल गुंबद भी कहा जाता है। फिरोज तुगलक के समय उसके वजीर खाने जहाँ जूना शाह ने भी बहुत सारी मस्जिदों का निर्माण करवाया और उसके द्वारा जो निर्मित मस्जिदें हैं वो मुख्य रूप से हैं कालू सराय मस्जिद, खिड़की मस्जिद और काली मस्जिद। फिरोज तुगलक ने अपने जीवन काल में ही स्वयं का मकबरा दिल्ली में निर्मित करवाया और अपने मकबरे के अतिरिक्त इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक आदि के मकबरों की मरम्मत भी उसके द्वारा करवाई गई। उसके द्वारा कुतुब मीनार में 5वीं मंजिल भी बनवा दी गई थी। फिरोज तुगलक ने किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से बहुत सारी नहरों का निर्माण करवाया और मुख्य रूप से 5 बड़ी नहरें उसने निर्मित करवाई जो थी यमुना नदी से हिसार तक 150 मील लंबी, सतलज से घग्गर नदी तक 96 मील लंबी, सिरमौर की पहाड़ी से लेकर हांसी तक, घग्गर से फिरोज़ाबाद तक और यमुना से फिरोज़ाबाद तक। और फिरोज तुगलक ने जो ये नहरें निर्मित कराई इनका विस्तृत उल्लेख यहिया ए
अजहर हिंदी ने अपनी पुस्तक तारीख़-ए-मुबारक शाही में किया है। अफ़ीफ़ ने भी अपनी तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही में फ़िरोज़ तुगलक द्वारा निर्मित दो मुख्य नहरों उलुग खानी और रजीवहा का उल्लेख किया है और उलेमाओं के आदेश पर सुल्तान ने एक नया कर सिंचाई कर भी किसानों पर लगाया जिसे हक़ शर्ब कहा गया। नहरों के अलावा फ़िरोज़ तुगलक ने बहुत सारे तालाब और झील भी खुदवाए। उद्योग धंधों के विकास के लिए उसने 36 कारखाने स्थापित किए। व्यापारियों पर से अनेक प्रकार के कर हटा लिए गए ताकि व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया जा सके और कारीगरों के जो वेतन थे वो अलाउद्दीन खिलजी के समय की तुलना में फ़िरोज़ तुगलक के शासनकाल में 8 से 10 गुना अधिक थे और उसने लगभग 1200 फलों के बाग लगवाए जिनसे सुल्तान को लगभग 1,70,000 टंके की वार्षिक आय हुआ करती थी। फ़िरोज़ तुगलक ने अपने प्रशासनिक सुधारों में आर्थिक मामलों पर विशेष ध्यान दिया और सबसे पहले उसने इस बात का पता लगाने का प्रयास किया कि विभिन्न राज्य सरकारों से सरकार को कुल कितनी आय प्राप्त होती है। अफ़ीफ़ के अनुसार फ़िरोज़ तुगलक के आदेश पर ख्वाजा हिसामुद्दीन ने स्थानीय भू राजस्व अभिलेखों की जांच की और सरकार की वार्षिक आय 6 करोड़ 33 लाख टंका निर्धारित की। सुल्तान बनने के बाद फ़िरोज़ शाह तुगलक ने लोगों के सभी कर्जे माफ़ कर दिए और इसमें वो सौंदर नामक कर्ज भी शामिल था जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसानों को दिया गया था। उसने उपज के हिसाब से लगान निश्चित किया और आर्थिक क्षेत्र में फ़िरोज़ तुगलक का जो अन्य प्रमुख कार्य था वो था कर प्रणाली का पुनर्गठन करना। उसने 24 कष्टदायक करों को समाप्त किया और उसके द्वारा केवल वही 4 कर खराज, खम्स, जजिया और ज़कात जो मुस्लिम कानून में स्वीकृत है जनता पर लगाए गए और निश्चित रूप से जो उसके राजस्व सुधार थे उनसे जनता के सभी वर्गों को लाभ हुआ। फ़िरोज़ शाह तुगलक का आदर्श वाक्य था खजाना बड़ा होने से अच्छा है लोगों का कल्याण और दुखी हृदय से अच्छा है खाली खजाना और इसीलिए फ़िरोज़ तुगलक द्वारा बहुत सारे लोक कल्याणकारी कार्य भी किए गए। फ़िरोज़ ने एक रोज़गार दफ्तर दिल्ली में स्थापित किया और इसके द्वारा बेरोज़गार लोगों को कार्य उपलब्ध कराया जाता था। उसने मुस्लिम अनाथ स्त्रियों, विधवाओं और लड़कियों की सहायता हेतु एक नए दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना भी की और दिल्ली में उसने दारुल शफ़ा नामक एक राजकीय अस्पताल का निर्माण भी करवाया जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों का मुफ्त इलाज किया जाता था। फ़िरोज़ तुगलक द्वारा दीवाने एहिस्ताक जो कि पेंशन विभाग था उसकी स्थापना निर्धनों और वृद्धों की सामाजिक सुरक्षा हेतु की गई। फ़िरोज़ शाह द्वारा शिक्षा और साहित्य के विकास को भी संरक्षण प्रदान किया गया और उसने शिक्षा के प्रसार के लिए मदरसों और मकतबों की स्थापना भी की और इनमें योग्य व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। उसने अपने नाम से 1352 ईस्वी में दिल्ली में मदरसा ए फ़िरोज़ शाही का निर्माण करवाया और मौलाना जलालुद्दीन रूमी को उसका प्रधानाध्यक्ष नियुक्त किया था। मस्जिदों में भी शिक्षा देने की व्यवस्था उसके द्वारा की गई और अध्यापकों एवं विद्यार्थियों को राज्य की ओर से समुचित सहायता दी गई, विद्वानों को आर्थिक सहायता दी गई और समय समय पर उन्हें सम्मानित और पुरस्कृत भी किया गया। उसने सूफियों के निवास स्थान यानी कि खानकाह का भी निर्माण करवाया और मौलाना सैयद नजमुद्दीन समरकंदी को इसका प्रमुख बनाया। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने फ़ारसी और संस्कृत भाषा व साहित्य के विकास को भी प्रोत्साहन दिया और उसने ज़ियाउद्दीन बर्नी और शम्स-ए-सिराज अफ़ीफ़ को अपना संरक्षण प्रदान किया। बर्नी ने फ़तवा जहांदारी और तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही की रचना की। अफ़ीफ़ ने भी तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही की रचना की। फ़िरोज़ तुगलक ने अपनी आत्मकथा फ़तूआत फ़िरोज़ शाही की रचना की और फ़िरोज़ शाह तुगलक ने जो ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से 1300 ग्रंथ लूटे थे उनमें से एक का फ़ारसी में दलाइल-ए-फ़िरोज़ शाही नाम से अनुवाद करवाया और यह आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ था। उसने ताश घड़ियाल अथवा जल घड़ी का भी आविष्कार किया। फ़िरोज़ तुगलक को दास रखने का बहुत शौक़ था और उसके शासनकाल में दासों की जो संख्या थी वो लगभग 1,80,000 तक पहुंच गई थी। इनकी देखभाल के लिए सुल्तान ने दीवाने बंदगान की स्थापना की। फ़िरोज़ तुगलक को युद्धों से घृणा थी
और सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने सैनिकों को फिर से नकद वेतन के स्थान पर जागीरें देना प्रारंभ कर दिया और अन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। इससे जो सैनिकों की योग्यता थी उनकी जांच पर असर पड़ा। न्याय व्यवस्था पर फिर से धर्म गुरुओं का प्रभाव स्थापित हो गया। दंड विधान की कठोरता समाप्त कर दी गई। अपराधियों और विद्रोहियों को यातना देने और अंग भंग करने की सजा बंद कर दी गई। फिरोज तुगलक ने मुद्रा व्यवस्था के अंतर्गत बड़ी संख्या में तांबा और चांदी के मिश्रण से निर्मित सिक्के जारी करवाए, जिसे संभवतः अदा एवं बिक्ख कहा जाता था। फिरोज तुगलक ने शशगानी नामक नया सिक्का भी चलाया था और जो कि 6 जीतल के समान माना जाता था। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हुई और फिरोज की मृत्यु के पश्चात उसका जो पुत्र था तुगलक शाह, वो गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय की उपाधि के साथ 1388 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। उसके पश्चात अबू बकर, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह व नासिरुद्दीन महमूद ने शासन किया। नासिरुद्दीन महमूद का जो शासनकाल था वो 1394 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक माना जाता है और उसके शासनकाल में ही 1398 ईस्वी में तैमूरलंग द्वारा दिल्ली पर आक्रमण किया गया था। 1412 ईस्वी में सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। तो अब हम बात करते हैं कि फिरोज शाह तुगलक को किस प्रकार का शासक कहा जा सकता है। तो जो फिरोज शाह तुगलक था उसको विद्वानों द्वारा सल्तनत काल का अकबर कहा गया है, लेकिन फिरोज अपने ही वंश के साम्राज्य के पतन का कारण भी सिद्ध हुआ। और हालांकि वो एक निर्माता और सुधारक के रूप में प्रसिद्ध रहा, लेकिन विकासवादी तथा शांति प्रशासन की नीतियों ने पतन को आमंत्रित किया। फिरोज ने सुल्तान बनते ही उलेमा वर्ग को बहुत सारे दान दिए, जिससे एक और तो उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई और दूसरी ओर उलेमा वर्ग जो था वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया और उसके राजनीतिक निर्णयों को भी वो प्रभावित करने लगा। उसने जो करों में अचानक और भारी कमी की, उस कारण से साम्राज्य को आर्थिक गिरावट का मुंह देखना पड़ा। सुल्तान ने दंडों की कठोरता में कमी कर दी थी और इसका प्रभाव यह पड़ा कि राज्य व कानून का जो भय था वो समाप्त हो गया और राज्य में अपराधों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। सेना के पदों को वंशानुगत बना देने से जो सैनिक थे वो महज अपनी जागीर का पेंशन याफ्ता बनकर रह गया। राज्य में उसके समय में भ्रष्टाचार का बोलबाला जोरों पर था और लोग रिश्वत दे देकर अपने घोड़े जो थे वो अर्ज में पास करवा लेते थे। फिरोज तुगलक ने शासन को शरीयत के अनुसार चलाया और उसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया और शिया लोगों को कत्ल करवा दिया। इससे जनता में भयंकर प्रताड़ना मची और विशेषतः जो बहुसंख्यक हिंदू वर्ग था वो सुल्तान से रुष्ट हुआ। उसकी जो दास प्रथा थी वो भी उसके पतन का एक कारण बनी और आगे चलकर इन्हीं दासों ने उसके विरुद्ध बहुत सारे षड्यंत्र किए और उसके अधिकारियों की हत्याएं भी इन्हीं दासों द्वारा की गई। ये जो दास थे वो राजकोष पर बहुत बड़ा भार थे, लेकिन फिरोज तुगलक ने कुछ कार्य ऐसे किए जिन्हें निश्चित रूप से प्रशंसनीय माना जा सकता है, जैसे नहर निर्माण, जनता पर करों का बोझ हल्का करना, विभिन्न वर्गों का विश्वास और समर्थन पुनः प्राप्त करना, जनहित हेतु अनेक कार्य करना, उसके निर्माण कार्य, शिक्षा और साहित्य को प्रोत्साहन देना आदि। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो उसका प्रशासन था वो निसंदेह अच्छाई और बुराई का मिश्रण था और उसे अकबर के समान महान सुल्तान मानने की अपेक्षा केवल औसत दर्जे का शासक ही माना जा सकता है।